Hello students, I am Dr. Priyanka, and in the last session we were doing chapter number 50, biodiversity and conservation, and in biodiversity and conservation we have started the topic reason for conservation of biodiversity according to the NCERT. नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे कि क्या है रीजंस. हम लोगों ने बात किया कि व्हाट आर कंजर्वेशन प्लान्स, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट, कि कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी डू एग्जिस्ट इन एवरी फील्ड, राइट, ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अभी आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप इंडिया में ही बात करें, आप एक स्टेट वाइज लेवल पे बात करें, आप कितने भी कौन से लेवल पे भी बात करें, बट एक जो पैटर्न आ रहा है, एक जो सीक्वेंस आ रहा है बायोडाइवर्सिटी का, वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, राइट. अभी ब्रॉड टर्म में हम लोगों को क्या पता है कि क्या होता है. ब्रॉड टर्म का मतलब ये है कि अगर आप प्लांट स्पीशीज की बात कर रहे हैं, अगर आप एनिमल स्पीशीज की बात कर रहे हैं, अगर आप बायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरी ह्यूज टर्म. ठीक है, अभी अगर आप ह्यूमन बींग्स के विद इन द पॉपुलेशन भी बात कर रहे हैं, तो वो भी एक इतना वास्ट टर्म है. उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, दैट इज द नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस, राइट. उसमें क्या है कि अगर मैं कहूंगी कि हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरत है प्रोटेक्ट करने की, कि हम लोगों को प्लांट्स को सेव करना है, हम लोगों को एनिमल्स को सेव करना है, हम लोगों को इस स्पीशीज को सेव करना है, मुझे उस स्पीशीज को सेव करना है, हम लोगों ने इनका यूटिलाइजेशन बहुत गंदी तरीके से किया है. ऑब्वियसली हम लोगों के लिए बहुत सारी नीड्स हैं जो कि अगर हम लोगों को इस प्लैनेट पे गुजारा करना है, यस, आई एम यूजिंग द वर्ड गुजारा ओनली बिकॉज हम लोग आर द कंज्यूमर्स, वी आर द कंज्यूमर. इन द लास्ट सेशन वी हैव स्टडीड, वी हैव लर्न दैट वी आर ओनली द कंज्यूमर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स. हम लोग अर्थ को, प्लैनेट्स को, इकोसिस्टम को एज सच मेनली कुछ नहीं दे रहे हैं. जो चीज नेचर ने हमें दिया है, एज अ रिजल्ट वो नेचर हमसे वापस लेती है इन वन एंड अनदर फॉर्म, राइट. अब उसके बाद हम लोगों को यूटिलाइजेशंस करनी है बहुत सारी नेचर के डिफरेंट पार्ट का. फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ मुझे प्लांट्स यूटिलाइजेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ मुझे एनिमल्स यूटिलाइजेशन करनी है, मुझे एनिमल्स का स्किन चाहिए. ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट में हम लोगों को यूटिलाइजेशन करनी है. सो यूटिलिटेरियन रीजंस का मतलब है कि फॉर आवर यूटिलिटी, फॉर आवर सर्वाइवल वी हैव टू नीड डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो मुझे नीड है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की. क्यों? क्योंकि नीड जो मेरे पास आ जाता है, मैंने जुडिशियस यूज नहीं किया. हमारे पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन ने जुडिशियस यूज नहीं किया. किसका? बायोडाइवर्सिटी का, स्पीशीज का, एनिमल्स का, प्लांट्स का. जिस वजह से क्या है आज सिचुएशन कि वी आर लेफ्ट विद नथिंग. ठीक है, हम लोगों के पास अभी कुछ भी चीज नहीं है. एज अ रिजल्ट हम लोगों को उसको कंजर्व करना है, हम लोगों को उसको जुडिशियली यूज करना है. दिस इज एन अर्जेंट नीड ऑफ एन आवर टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, टू यूज द रिसोर्सेज एंड टू कंजर्व द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ द इकोसिस्टम फॉर द सर्वाइवल. नहीं तो क्या होगा, नेचर विल अगेन सेट अप अ प्लान फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड आफ्टर दैट इट विल बी द न्यू स्पीशीज, चाहे हमसे बेटर या हम लोगों से एक सेल वाइज एक न्यू डिस्ट्रक्शन, एक प्राइमरी सक्सेशन. हम लोग जैसे मैं कह दूं प्राइमरी सक्सेशन आफ्टर द डायनासोर्स. ठीक है, फिर सेकेंडरी सक्सेशन आफ्टर द डायनासोर्स. ठीक है, उसके बाद सक्सेशंस पे सक्सेशंस आती चली गई. अभी हम लोगों का सक्सेशन डिस्ट्रॉय होगा तो न्यू थिंग विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड और द जनरेटेड, एक न्यू चीज भी बॉर्न हो जाएगी. तो वो क्या सारी चीजें हैं, वो एक सक्सेशंस वाइज आ रहे हैं. और अगर हम लोगों को एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है अर्थ से, तो हम लोगों को यूटिलिटेरियन रीजंस की वजह से वी हैव टू कंजर्व द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, बिकॉज एज द रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम इंडिविजुअल who are having the maximum population, carrying the maximum population capacity, we need to conserve the resources in a good manner, right? तो हम लोग इनमें क्या चीज लिखेंगे, 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन में ये आ सकता है. तो सबसे पहले चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन.
biodiversity and conservation we have started with. Now हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि the reasons of conservation of biodiversity. What are the reasons for conservation of biodiversity? So the reasons of biodiversity is first is narrowly utilitarian reasons. Narrowly utilitarian reasons. So इसमें हम लोग क्या कह देंगे कि human beings derive countless direct economic benefits from nature, such as food, cereals, pulses, firewood, construction material, industrial products, tennis, lubricant. Tennis is something like a chemical, जो कि लेही जिसे कह सकते हैं, chemical substance है. Lubricants, resins, perfumes, right, and products of medicinal importance. Products of medicinal importance. इसमें सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं more than 25% of drugs are derived from plants and about 25,000 species of plants are used by native people as traditional medicine. Now, more and more resources are put into biosphere, that is exploring molecular genetic and species level diversity for products of economic
importance and the economic use of plants. ठीक है, so this is the first thing, that is the narrowly utilitarian reasons. That means बहुत ज़्यादा excessive unjudicial you can say use किया गया. ठीक है, अभी unjudicial use में क्या था, इतना unjudicial use हुआ plants का, animals का, रिसोर्सेज का, जो कि एक तरीके से हम लोगों ने ओवर यूटिलाइजेशन कर दिया. सो वी हैव टू कंजर्व, दिस इज अ नीड ऑफ एन आवर टू कंजर्व द प्लांट्स, टू कंजर्व द रिसोर्सेज इन अ वेरी अप्रोप्रिएट वे, संभाल के, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो सके. राइट नाउ सेकेंड वन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी plays an important or major role in many ecosystem services provided by nature. These services include, so there are many services which are include. सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें से एग्जाम्पल एमेज़न फॉरेस्ट, जो कि इक्वेटोरियल रीजन पे प्रेजेंट है, प्रोड्यूस 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere through which process? Photosynthesis. ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस. इसीलिए इन अमेज़न प्रोविंस को लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता था. सेकेंड, pollination of plants through bees, bumble bees, birds, bats, insects, without which fruits cannot give us fruits and
sees. Now, last is aesthetic pleasures of walking through thick woods, watching springs, flowers in full bloom, walking up to a bulbul, waking up to the bulbul songs in the morning, etc. So basically, this is the aesthetic pleasures of biodiversity. अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन, आपको वो वाला एरिया ज्यादा पसंद आएगा जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप उन जगहों पे ड्राइव करना चाहेंगे. आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं शिमला, नैनीताल या लोनावला साइड्स इन द मुंबई, उसके बाद आप वहां पे क्यों जाना पसंद करते हैं, या आप ऐसे रूरल एरिया में जाना पसंद करेंगे? बिकॉज द एस्थेटिक सेंस of that beauty which defines a specific area is very important. It creates an aesthetic value of a land, of a specific space. अभी जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, आउटिंग जाते हैं, हिल स्टेशन, साउथ स्टेशन जाते हैं, यू लव टू सी कि ये फॉल देख लो, वो फॉल देखेंगे. विल नीड दैट अ प्लांटिंग फार्मिंग. अगर हम शिमला में जाते हैं तो शिमला में हम लोग क्या देखते हैं? ग्रीनरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइन इन कॉनिफरस प्लांट्स. उसके बाद हम लोग इसका एस्थेटिक सेंस देखते हैं कि हाउ द फॉरेस्ट इज अरेंज्ड इन अ डीप वेलीज लाइक स्ट्रक्चर. फिर हम लोग उसमें वहां पे टेरेस फार्मिंग देखते हैं. सो डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एस्थेटिक सेंस आर लव टू सी. फिर हम लोगों को व्यूज बहुत पसंद है. हम लोग दिल्ली का एक व्यू देख देख के पक गए. अभी आपको अगर कोई कहे कि आपको एक ही मूवी 5 बार देखनी है, सो विल लाइक इट? नो, यू विल गेट बोर. आप बोर हो जाओगे. बट अगर आपको कहे कि आपको हर हफ्ते एक न्यू मूवी देखनी है, सो यू लव इट, राइट? सो ऐसे ही अगर आप एक रीजन में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं वहां पे इतना ज्यादा प्लांट्स का बायोडाइवर्सिटी नहीं है, सो दैट्स व्हाई टू फील अ चेंज आप लोग हिल स्टेशंस पे जाते हैं. हिल स्टेशंस पे व्हाट यू रियलाइज कि डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट स्पीशीज आर अवेलेबल. डिफरेंट स्पीशीज आर अवेलेबल. व्हाई? दो स्पीशीज आर वेरी अवेलेबल टू यू इन सम सेंस कि वो स्पीशीज एक लेवल पे आके, ठीक है, आपको एक प्लेजर प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, प्लेजर ऑफ आपके इमोशनल लेवल स्ट्रांग हो रहा है, मेंटल लेवल स्ट्रांग हो रहा है, यू फील स्ट्रेस फ्री, राइट? एक जगह बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में, एक जगह बहुत शांत इलाके में, सो यू विल फील मोर स्ट्रेस फ्री इन दैट पीसफुल एरिया, राइट? सो दिस बायोडाइवर्सिटीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गिव अस द मेंटल प्लेजर that is somewhere lost in the daily routine of our lives, right? So to get the mental pleasure, this biodiversity things is very important. ठीक है. Next is the ethical reasons. We'll talk about the third is the ethical reasons. Ethical reasons. In this ethical reason, we'll see has an intrinsic value even if it may be
may not be of current economic value to us. Next, we have a moral duty to care for their well-being and pass on the biological legacy in good order to future generations, right? पहला, सो दिस इज द एथिकल रीजन कि हम लोगों ने देखी है ये सारी चीजें जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की, हमारे एंसेस्टर्स ने हम लोगों को दिखाया कि हम लोग इन चीजों को कभी से ही बट वी कैन एबल टू सी कि क्या है, कौन सा रिसोर्स कहाँ है. अभी दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आगे जो हमारी जनरेशन है हम उन जनरेशन्स के लिए भी कुछ छोड़े, उन जनरेशन्स को भी एक मौका दे कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो उनको देखें, वो उनको यूटिलाइज करें इन मोर अप्रोप्रिएट और गुड वे. सो दिस इज अ एथिकल रीजन टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, राइट. अभी हाउ, अब द क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ दिस कंजर्वेशन हैपन्स या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी conservation of biodiversity can be done. How? तो ठीक है. सो इसका रीजन हम लोग देंगे कि there are two approaches for conservation of बायोडाइवर्सिटी, राइट. अभी पहली अप्रोच हमारी आती है इन सीटू अप्रोच, इन सीटू कंजर्वेशन, और मेरी दूसरी अप्रोच आती है एक्स सीटू कंजर्वेशन. अभी इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है? इन सूतों को करूं तो कह दूंगी इन साइट ऑन साइट कंजर्वेशन, सॉरी, ऑफ साइट कंजर्वेशन. अभी है क्या ये? इनसाइट ऑफ साइट कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे. इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट, ऑफ साइट, राइट. इसमें सबसे पहला, इट इज एन अप्रोच of conservation and protection of whole ecosystem
and its biodiversity at all levels in order to protect the threatened species. नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? It is an approach of protecting the endangered species of plants and animals by removing it from the threatened habitat and placing under ह्यूमन केयर. इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे endangered species is protected in its natural habitat. एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना, ठीक है. अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखे हैं. क्यों बना रखी है हम लोगों ने? हम लोग जिम कॉर्बेट जाते हैं, हम लोग ने जू क्यों नहीं मेंटेन कर लिए? क्यों? बिकॉज जू इज एन ओके. जू और सेंचुरीज में बच्चे क्या फर्क है? जू भी आपका ह्यूमन केयर के अंडर आता है, सेंचुरी भी अंदर आपका ह्यूमन केयर आता है. बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जू एंड सेंचुरी? कि सेंचुरी की बात करूं तो सेंचुरी एक वेल गार्डेड एटमॉस्फेयर है जो एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है. उनको बांध के या एनकैप्सुलेट करके नहीं रखा जाता, ठीक है, कि आप पिंजरों में उनको बांध के रख रहे हैं वन टाइम आपने. सो यू विल क्रिएट अ सच एन एटमॉस्फेयर. आप एक एटमॉस्फेयर एक ऐसा क्रिएट करेंगे लाइक अ जंगल. उसमें आप लोग उनको प्रिजर्व करेंगे, ना कि उनको इनकैप्सुलेट करेंगे. इनकैप्सुलेट का क्या मतलब होता है? आपने उनको प्रिजन वाइज, मतलब आप जैसे जू में देखने जाते हैं तो जू के बाहर आपने लिख देते हैं कि दिस इज व्हाइट डियर, दिस इज पोलर बियर केज. वो आप झुक झुक के देख रहे होते हैं, वो दिखे नहीं. ऐसा नहीं होता इन अ जिम और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंडेंजर्ड स्पीशीज को. वो बिल्कुल अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली रहते हैं. They can be found anywhere, they can sit anywhere, but in a given condition. वहां पे आप उनके खाने पीने के लिए वो अपने तरह से ही शिकार करते हैं. जैसे कि वो जंगल्स में शिकार करते हैं, आप एक दो डियर उस जंगल में छोड़ देते हो. आप एक प्रॉपर एरिया में एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हो या एक ऐसा सेटअप करते हो जहां पे आप देखते हो कि वो आपके अंडर आप अलग अलग कैमरास वहां पे भी लगाते हो कि कोई टाइगर ब्रीड कर रहा है, किसका ब्रीडिंग सीजन है. आप उनकी हेल्प के लिए, ठीक है, ताकि उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई मारे ना, ठीक है, उनकी किलिंग ना हो. आप एक एटमॉस्फेयर, आप वहां पे डियर्स वगैरह छोड़ देते हो ताकि वो अपना शिकार खुद करे. अगर कोई अपना शिकार खुद नहीं कर पा रहा है तब आप उनको वेल इनकैप्सुलेटेड उसमें खाना प्रोवाइड कर देते हो. सो दिस इज द एंडेंजर्ड स्पीशीज इज प्रोटेक्टेड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि आपके biosphere reserves, and wildlife sanctuaries. Wildlife
सेंचुरीज। ऐसे ही अगर मैंने बात करी आपके दूसरे उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज वाले की, सो एंडेंजर्ड स्पीशीज इज प्रोटेक्टेड in places outside the natural habitat, एग्जाम्पल या आपका आ गया एग्जाम्पल्स में बोटेनिकल गार्डन्स जो कि कंप्लीटली ह्यूमन केयर के अंदर नहीं है। दूसरा आ गया आपका जू, सीड pollen banks, gene banks, etc. ठीक है, so you are preserving the special character of some species in some of the other way. बैंक में आपने उनका जीन प्लांट रख लिया, या आपने उनका सीड और पॉलन को प्रिजर्व कर लिया, या आपने विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उनका सीड और पॉलन ग्रेन तैयार कर लिया। ठीक है, सो इन डिफरेंट तरीकों से आपने एक जीन प्लांट को तैयार किया है। ठीक है, अभी हम लोगों के लिए इसीलिए गवर्नमेंट ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई है। सो नेक्स्ट विल बी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अभी इसमें हम लोग कौन सी करेंगे, विल डिस्कस इट। कि सबसे पहले अगर मैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूं तो वही हमारा आ जाएगा जो हम लोगों ने ऊपर अच्छी तरह डिफाइन किया, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, जिसको मैं बोल सकती हूं ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक है। एक मेरा आ जाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसको मैं बोल सकती हूँ, ये दोनों ही हमारी इंडियन उसमें है, दिस इज द ऑफ साइट कंजर्वेशन या एक्सटर्नल कंजर्वेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अभी इसमें हम लोगों के आ जाएंगे रिजर्व्स, इसके बाद आ जाएंगे नेशनल पार्क्स, इसके बाद आ जाएंगे हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके बाद आ जाएगी हमारी सैक्रेड ग्रूव्स, ये सो ऐसे ही अगर मैं एक्स सेतु कंजर्वेशन की बात करूं तो हमारे डिफरेंट आ जाएंगे, जैसे बी गार्डन्स एंड बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, सीड बैंक्स, जीन बैंक। ठीक है, सो देयर कैन बी डिफरेंट, राइट। सो दिस इज द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अभी अगर मेरे को अभी हमारी एनसीईआरटी इन सीटू कंजर्वेशन करने के लिए बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ। तो वो कन्फ्लिक्ट क्या था कि गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा, जो इनबिल्ट कन्फ्लिक्ट हुआ कि एक इन सीटू कंजर्वेशन करने के लिए एक हैवी अमाउंट ऑफ सेटअप चाहिए। जंगल्स आर द नेचुरल, राइट, जंगल्स एक नेचुरल सेटअप है, लेकिन अब जंगल नेचुरल सेटअप है, सो क्या मतलब किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा उनको सेट करने के लिए, नेचर इज इटसेल्फ हैविंग जंगल्स।
लेकिन अगर हम लोगों को एक सेटअप क्रिएट करना है लाइक अ जंगल ओनली, तो हम लोगों को एक इकोनॉमिकल सेटअप करना पड़ेगा. सो दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव. सो दैट एक्सपेंस cannot be in that much extent कि हम लोग एक कर सकें. So the hurdles faced in situ conservations are in situ conservations. तो सबसे पहली हर्डल थी faced with conflict between development, पहले तो उसका डेवलपमेंट कहाँ करोगे, कैसे करोगे, एंड कंजर्वेशंस. मैनी नेशंस, बहुत सारे नेशंस ने अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स अपनाई. ठीक है. फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट feasible. बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड चाहिए था सरकार को, इतना पैसा खर्च करना एक जंगल सेटअप करने में. सो उन्होंने उस आइडिया को कुछ नेशंस में ड्रॉप किया गया टू कंजर्व देयर बायोलॉजिकल वेल्थ. सो एक अनरियलिस्टिक आइडिया के साथ बात करी गई इन सारी चीजों की कि भाई अब आप एक कंजर्वेशन सेट कर रहे हो, उस कंजर्वेशन में नथिंग कैन बी डन इन फ्रॉम द साइड ऑफ दैट थिंग. सो बहुत अनरियलिस्टिक बात थी कि आप उसको ओवर एग्जैजुरेट कर रहे हो ये सारी चीजों को, कि भाई एक जंगल क्रिएट करो, फिर उसमें एनिमल्स को रखो, फिर उनके एनिमल्स के प्रिजर्व के लिए ह्यूमन केयर भी चाहिए, फिर टेक्निकल सेटअप भी चाहिए, तार लगाओ, जैसे आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी. सो वैसा एक सेटअप चाहिए. सो दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव. तो कुछ ने कहा तो छोड़ो भाई, हम बायोडाइवर्सिटी हमारी वैसे ही सेव हो जाएगी, हम लोगों को पैसा नहीं खर्च करना. कुछ कंट्रीज ने इस इश्यूज को इम्पोर्टेंट समझा. उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों को अपनी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी है. तो उन्होंने नेशनल पार्क्स वगैरह सेटअप किए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप की. भले ही एक दो करी, बट करा उन्होंने ये सारा टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. अपने डिफरेंट एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स को और प्लांट्स के लिए डिफरेंट कोशिशें की. एंड एज अ रिजल्ट द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव कि उनका वो जो मिशन था प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो सक्सेसफुल हुआ. ठीक है. सो the conservation have identified with maximum protection. So the mission of nations कि to protect and conserve the biodiversity is successful in one regard or the other. अभी ये ऐसा कैसे हो गया? बिकॉज उनके जो बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज थी, जैसे व्हाइट टाइगर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, अभी ऐसी कुछ आंट की स्पीशीज थी, कुछ बीज की स्पीशीज थी, ऐसे ही एक्वेटिक की स्पीशीज थी, वो बचाने में कामयाब हुए. ठीक है. एट सर्टेन रीजन्स कॉल्ड, कुछ जगहों पे उन लोगों ने एक ऐसा स्पॉट क्रिएट किया जहां पे उन लोगों ने उस पूरे रीजन को ही, मतलब एक सिटी ही ऐसी तैयार की कि हम लोगों का ये सिटी तैयार करने का मतलब ही बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है. तो उन लोगों ने उन सिटीज को बोल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. जैसे एक सिटी में मैंने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेंटेन की, जैसे हॉटस्पॉट चला देते हैं इंटरनेट का, तो उससे क्या हो जाता है, एक हॉटस्पॉट चल रहा है तो बाकी सारे मोबाइल फोन्स उनसे कनेक्ट हैं. ऐसे ही अगर मैं एक सिटी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दूं तो वहां पे उस सिटी के जितने भी मुझे प्रोटेक्शन करनी है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, जो भी, मैं उन सबका वहां पे कर सकती हूँ और वो सारे ही उससे इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं. ठीक है. और इसको विद high species level richness
will be given an high degree of endemism that is species confined to that region and not found anywhere else। तो एंडेंसिमलिज्म का मतलब क्या है कि कहीं और वो स्पीशीज नहीं मिलेगी, वो जो हॉटस्पॉट क्रिएट हैं या जो बने हुए हैं वो उसी रीजन के हैं, सिर्फ वहीं से वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम पाथवे है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, एक स्पेसिफिक रीजन की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अभी ऐसे ही इन्होंने कुछ आइडियलाइज किया है, जैसे आउट ऑफ 34 हॉटस्पॉट्स, जो कि इंपॉर्टेंट रेशियो है, वेरी 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 वेरी, एनसीईआरटी इज स्ट्रेसिंग दिस थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स पे एनसीईआरटी सारे चैप्टर कर रही है। ठीक है, 34 हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, 3 आर इन इंडिया। कौन सी है ये? ठीक है, सो द इंडियंस आर वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयास। ठीक है, नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। Biodiversity hotspots cover less than 3% of Earth's land area in which they are harbored। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं तो इन इंडिया इकोलॉजिकली एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स की बात करूं तो कौन से हैं? एक तो हिमालयन रीजन हो गया हमारा। ठीक है, तो उनमें हमारे आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, एक जिसमें हमारा आ जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक हम लोगों की आती है नेशनल पार्क्स, एक हम लोगों की आ जाती है सेक्रेड ग्रूव्स, जो हम लोग सेक्रेड तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और मानते हैं। जैसे तुलसी प्लांट है, तुलसियाना। ठीक है, अब जो तुलसियाना स्पीशीज है, वी आर प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज लाइक इट इज अ गॉड समथिंग। ठीक है, सेक्रेट थिंग टू अस। ठीक है, ऐसे जैसे काउ है, वैसे हम लोग काउ का मीट हम लोग हिंदूज हैं, हिंदूज आर वेरी लेस टू दैट कि काउ मीट इज रिस्ट्रिक्टेड, बट समहाउ इन सम ऑफ द कंट्रीज काउज आर स्लॉटर्ड, सो दैट कैन नॉट बी द रीजन, बट सेक्रेट ग्रूव्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया, जिनकी वजह से स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही सबसे पहले अगर मैंने बात करूं सेक्रेड ग्रूव्स की, तो सेक्रेड ग्रूव्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी रीजंस है कि ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्स एंड अदर forests set aside where all trees and wildlife
within venerated zone. Venerated का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड जोन, एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन. जैसे कि अगर आप कभी हिल स्टेशंस वगैरह में भी जाएंगे तो वहां पे अगर आप बाय कार जा रहे हैं तो वहां पे ट्रीज पे मार्किंग एरियाज पे मार्किंग हो रखी होती है. वो एरियाज पे मार्किंग इसलिए हो सकती है, या उनको कह देते हैं वल्नरेबल जोन या वेनरेटेड जोन. तो इन वेनरेटेड जोन्स का क्या मतलब है कि इन कंडीशंस में, इन एरियाज के अंदर विदाउट एनी परमिशन अदर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट इवन हैव टू एंटर इन सच ग्रुप्स. They are highly protected regions under the well total protection of human beings. No, कोई ऐसा नहीं है कि आप पिकनिक मनाने जैसे कॉर्बेट जिम क्लास में चले जाते हैं. No, you cannot go inside them. You cannot take pictures of the species because they are highly vulnerable areas. ठीक है. ऐसे ही कुछ के एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं तो कुछ के एग्जाम्पल्स हैं हमारे. खासी, जैंतिया हिल्स कहाँ पे है? इन मेघालय. अरावली हिल्स, अरावली हिल्स इसका रीजन लिख सकते हैं हम राजस्थान. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन. सीबीएसई बोर्ड. ठीक है. सो अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, खासी जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय. ठीक है. मैनी अदर आर ऑल्सो प्रेजेंट लाइक अ ग्रूव और सेक्रेड ग्रूव जो एनसीईआरटी दे रही है, जैसे वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका. ऐसे ही आपको केरला के सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में बता रही है. कोचीपुर वेस्टर्न सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ केरला. सो दीज आर, बट अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, सेकंड चंदा एंड बस्तर मध्य प्रदेश. इसमें से किसी 2 का भी लिख दोगे, मेंशन कर दोगे तो मोर देन इनफ आ जाएगा. सरगुजा. ठीक है. सरगुजा ऑफ महाराष्ट्र. एंड इन मेघालय का मेंशन करना जरूरी है क्योंकि n नंबर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डू एग्जिस्ट देयर. सेक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट refugees of a large number of rare and threatened plants. तो मेघालय का मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेघालय में आप मेंशन करेंगे कि n नंबर्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, n नंबर्स ऑफ हैबिटेट प्रेजेंट है मेघालय में. ठीक है. तो उसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि मेघालय इज द प्राइम सोर्स. मेघालय एक प्राइम सोर्स है नेचुरल हैबिटेट का. और अगर मैं इसी में बात कर लूं एक्स सेतु की, ठीक है, तो एक्स सेतु में एनसीईआरटी इज गिविंग ओनली 2 पॉइंट कि अगर नेचुरल हैबिटेट की बात करूं तो नेचुरल हैबिटेट of plants and animals are taken out, placed in special settings where they can be
protected in special centers, जैसे बोटानिकल गार्डन्स, zoological parks, वाइल्ड लाइफ सफारी ऑफ दुबई, दुबई की सबसे फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैंने बात करूं तो बात करते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले इंटरनेशनली क्या क्या स्टेप्स लिए गए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो सबसे पहले लिया गया बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अर्थ समिट। द अर्थ समिट, इट इज एन हिस्टोरिक कन्वेंशन, जो कि रियो दी जेनेरियो in 1992 में लिया गया। इट इज कॉल्ड अपॉन all the nations to take appropriate measures for, पहला, क्यों बुलाई गई ये सारी वर्ल्ड वाइड नेशन की मीटिंग? कंजर्वेशन प्लान्स डिस्कस करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। दूसरा इसमें आ जाता है, जो दूसरा लिया गया, द वर्ल्ड समिट। एक था अर्थ समिट, एक था वर्ल्ड समिट। ये हुआ 2002 में। इट वॉज हेल्ड इन 2002 in Johannesburg, South Africa, और 190 countries have participated in this. 190 countries have participated in biodiversity loss at a global level, at a global, regional and local levels by 2010। तो बहुत सारा इन्होंने किया गया, ठीक है, किया गया। द वर्ल्ड समिट वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, इन वेयर 190 countries of the world have participated to discuss, to analyze certain regions. अभी उसमें बेसिकली व्हाट दे वांट टू डिस्कस, मेनली दे वांट टू डिस्कस द सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंसेस कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें। अगर हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना होगा इन वन और द अदर वे। अगर हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके एनहांस करना है तो हम लोगों को हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट, राइट। So different methods and methodology is applied, and we have used it some other way to discuss it, to format it in a sequential way
उस फॉर्मेशन के लिए, उस फॉर्मेट के लिए वी हैव टू यूज सेवरल अदर वेज कि हम लोगों को उसको यूज करना पड़ा इन वन और द स्पेसिफिकल मैनर. So here this is the last topic that we have just covered, that is the World Summit held in 2010. Now अगर मैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूं जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में डिस्टिंक्टली है, वो है पाई ग्राफ्स, द डायग्राम्स. ठीक है, जो डिफरेंट डायग्राम्स हम लोगों ने इस ग्रुप में किए, वो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज परफेक्ट एज एस्पेक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर मैं 2 मार्क एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन की बात करूं, सो द क्वेश्चन इज द नेम 3 important components of biodiversity, that is genetic biodiversity, species biodiversity and ecological biodiversity. It is the very important question according to the exam point of view. अगर मैं इसमें एडिशनल क्वेश्चंस की बात करूं, जो शॉर्ट हैंड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आए थे, वो थे डिस्कस द 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वी हैव कवर्ड इट, हैबिटेट लॉस और ओवर एक्सप्लॉयटेशन. आप कोई भी लिख सकते हैं, 2 लिखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन या बायो उसमें हैबिटेट लॉस में, कोई भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू गिव इट इन अ स्पेसिफिक रीजन. सो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की बात करूं, एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आपके एडिशनल क्वेश्चन लेवल पे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द 3 बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बच्चे ग्राफ्स एंड वो जो पाई वाले डायग्राम्स थे, इंसेक्ट का बताओ, फंजाई का बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी इज गिविंग दिस मटेरियल, जो उन्होंने पाई ग्राफ का क्वेश्चंस डाले हैं प्रीवियस नेक्स्ट ईयर में, वो उन्होंने सप्लीमेंट्री पार्ट में डिस्कस किया है. दैट विल शेल डिस्कस लेटर द ओनली बेसिक क्वेश्चन. नाउ फॉर नाउ द चैप्टर इज ओवर एंड इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. तो इस चैप्टर के बेसिक चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इसमें हम लोगों ने वर्ल्ड समिट, अर्थ समिट, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इट, राइट. Now we'll end up and we'll start with a new chapter in the next session, and that is the environmental issues. The 2 chapters are interconnected with each other. जैसे environmental issue जैसे ये है, वैसा ही उसमें भी हम लोग issues discuss करेंगे. For now this chapter is over, so just keep revising, get it all the questions done thoroughly and learn all the questions from NCERT. So we'll meet with the next chapter, environmental issue, in the next session. Thank you.